कैसे होता है वो देखो। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। तो मेटल्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके सारे के सारे अपने आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं। आयनिक क्लोराइड्स का मतलब क्या है कि उसमें जो कैटायन है और एनायन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से उनका कॉम्बिनेशन होता है। आयनिक क्लोराइड्स इस तरह से होते हैं। अब देखिएगा इसमें फर्स्ट है सोडियम। ये सोडियम के साथ में सोडियम का क्लोराइड किस तरीके से बनता है। तो सोडियम Na+Cl2 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 ये क्या हो जाएगा NaCl। ठीक है, सोडियम का जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा NaCl। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जब हम इसको देख रहे हैं बैलेंस आप कर लीजिए। क्लोरीन के इधर 2 एटम है, इधर क्लोरीन का 1 एटम है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया लेकिन सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया तो उधर 2 लगा दीजिए। तो सीधा सीधा रिएक्शन है। यहाँ पर कैल्शियम का देखें, सेकंड जो दे रखा है कैल्शियम, कैल्शियम का Ca+Cl2। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+ और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। तो जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा CaCl2। इसका 2 तो चला जाएगा क्लोरीन के साथ और इसका 1 आ जाएगा कैल्शियम के साथ, तो CaCl2। फिर उसके बाद में थर्ड आप इसी तरह से बैलेंसिंग आप देख लीजिए, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड देखें, थर्ड है मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम का करते हैं तो Mg+Cl2। तो अगेन मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। तो इसको कर देंगे MgCl2। सर आयोनिक क्लोराइड और नॉर्मल क्लोराइड का डिफरेंस क्या है? आयोनिक क्लोराइड और नॉर्मल क्लोराइड। आयनिक क्लोराइड में क्या होता है कि आयनिक क्लोराइड में ना एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और जो कोवेलेंट क्लोराइड है, कोवेलेंट क्लोराइड में शेयरिंग ऑफ आयंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो आयनिक में क्या है कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। तो 2, 8, 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ये दे देता है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 का मतलब है 2, 8 और 7। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देता है। तो इसीलिए कितने क्लोरीन्स को दिया इसने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स? 2 क्लोरीन्स को, तो MgCl2। और इसको आसान भाषा में हम ऐसे समझते हैं कि एक की वैलेंसी अगर 2+ है और दूसरे की वैलेंसी 1- है, तो 2 वाले की वैलेंसी वो 1 वाले के साथ लिख दी जाती है और 1 वाले की वैलेंसी 2 वाले के साथ लिख दी जाती है। क्रॉस ओवर वैलेंसीज बोलते हैं। तो क्रॉस ओवर वैलेंसीज सिर्फ आयनिक क्लोराइड्स के ही केस में होती है, समझ गए? तो उसके बाद अगला देखिएगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम Al है, Al का रिएक्शन क्लोरीन के साथ जब हमने कराया तो हम ये जानते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। तो ये बन जाएगा AlCl3। फिर जब इसको बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम का इधर 1, इधर भी एल्यूमिनियम का 1 बैलेंस हो गया। इधर क्लोरीन का 3 है लेकिन इधर क्लोरीन का 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे 2। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। जब इधर 2 और इधर 3 होता है तो हम LCM ले लेते हैं दोनों का। तो 2 और 3 का LCM क्या हो गया 6। हमने क्या करा, इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। 3 2 ज़ा 6, क्लोरीन का 6, इधर 2 है, इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 3 लगा दिया, तो 2 3 ज़ा 6। क्लोरीन बैलेंस हो गया लेकिन एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गया, इसका 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। इसी तरीके से जिंक क्लोराइड 5th है, जिंक। तो जिंक का क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा ZnCl2। ठीक है ना, सिंपल है ZnCl2, क्योंकि जो जिंक है, जिंक की वैलेंसी होती है 2+ और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-।
उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है आयरन, Fe प्लस Cl2, Fe प्लस Cl2। तो आयरन का जो क्लोराइड है ये आपको याद रखना है कि इसमें आयरन जो है वो हमको फेरस वाला नहीं लेना है, फेरिक वाला लेना है। मतलब आयरन की वैलेंसी 2+ ना लेकर हमको 3+ लेनी है यहाँ पर। तो ये बनेगा फेरिक क्लोराइड FeCl3, FeCl3, ठीक है। अब फिर वही बैलेंस करने की जब बात आएगी तो भाई इधर 3 है और इधर 2 है, तो इधर 2 लगा दो, 3 2 6, इधर 3 लगा दो, 2 3 6, क्लोरीन बैलेंस। आयरन के आगे 2 लगा हुआ है तो इधर 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, ठीक। फिर उसके बाद 7 ये आपका हुआ 6, और फिर 7 है कॉपर। तो कॉपर का रिएक्शन करवाएं क्लोराइड के साथ में, क्लोरीन के साथ में, ये बन जाएगा CuCl2। इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, ये तो सीधा अपने आप में बैलेंस है। तो ये 7 रिएक्शंस हैं। ये सीधा सीधा देखिए कि जब भी आप ये देखिए, जब भी कभी हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन आता है, तो मेटल्स का रिएक्शन जब भी हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो सबके क्लोराइड बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये 7 आप रिएक्शन कर लीजिए और किसी की जरूरत नहीं है, सारे मेटल आपके कवर हो गए। उसके बाद देखिएगा छठा, देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो मेटल्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कैसे होता है वो देखना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। कुछ मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये करते हैं, तो ये बनाते हैं मेटल हाइड्राइड्स। अब देखिएगा कैसे, हमने यहाँ पर देखा कि पहला एग्जांपल हम लेंगे, पेज नंबर 20 पर आ जाइए। पहला एग्जांपल है सोडियम का। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम देन सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। तो नॉर्मली तो नहीं होता, सोडियम को भी थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो अगला जो है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। Reaction of metals with hydrogen। तो जब मेटल्स की बात करेंगे तो भाई सबसे पहले वही सोडियम आ गया। अब सोडियम का रिएक्शन, और सोडियम जो है वो हीटेड होना चाहिए, प्लस H2। तो Na और H2 इन दोनों का जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा NaH बनेगा। इसका रीज़न क्या है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो NaH बन गया, और यहाँ H2 लिखना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रोजन, अगर अकेला हाइड्रोजन लिखा जा रहा है तो सिर्फ डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अकेला हाइड्रोजन H की तरह से नहीं लिखा जाता, H2 लिखा जाता है। अब इधर भी आपने उसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन का इधर 2 है, इधर 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 लगाया। सोडियम का बैलेंस बिगड़ गया तो इसको लगा दीजिए नंबर 2, तो सोडियम का भी हो गया। अगला देखिए, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड पोटेशियम देन पोटेशियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। तो पोटेशियम जो पोटेशियम से भी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, पोटेशियम को हीट करना पड़ेगा, हीट करेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा। पोटेशियम की वैलेंसी 1+ होती है, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन वही है कि वही हाइड्रोजन जब चाहेगा अपनी वैलेंसी 1+ शो करने लगेगा, जब चाहेगा सिर्फ 1 करेगा, जब चाहेगा 1- शो करेगा। तो यहाँ 1- शो कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी 1-, इसकी वैलेंसी 1+, तो 1 उसके साथ लिख दिया, 1 इसके साथ लिख दिया, KH ही बनेगा, तो KH हो गया, ठीक। और फिर H का 2 है, उसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया। फिर पोटेशियम का 2 हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया। यहाँ पर भी जो पोटेशियम है दैट शुड बी हीटेड पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी थर्ड मेटल लेते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम का रिएक्शन करवाइए हाइड्रोजन के साथ में, Ca+H2। कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन के फिर वही वैलेंसी 2 है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो CaH2 बन जाएगा। ये CaH2 हो गया, और इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सही हीटेड, सॉरी
सर कैल्शियम यहाँ पे हीटेड है? कैल्शियम भी हीटेड है, नॉर्मली कैल्शियम से भी रिएक्ट नहीं करता होगा। उसके बाद फोर्थ देखिएगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से भी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, उसको भी हीट करना पड़ेगा। व्हेन हाइड्रोजन गैसेस पास ओवर हीटेड मैग्नीशियम देन मैग्नीशियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। मैग्नीशियम हाइड्राइड कैसे बनेगा भाई? मैग्नीशियम ये हो गया Mg और H2, मैग्नीशियम की वैल्यू शुरू होती है हाइड्रोजन की, तो MgH2 बन गया सीधा सीधा, और मैग्नीशियम जो है ये भी हीटेड ही होगा। तो जो हाइड्रोजन वाले जो रिएक्शंस हैं, हाइड्रोजन वाले रिएक्शंस में सबसे पहले तो ये देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो सारे के सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। अब वो जो कुछ मेटल्स हैं वो यही हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक। उसके बाद देखिएगा ये आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हुई मेटल्स की। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ जो है वो नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन करा था, ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन करेंगे। मेटल्स का थोड़ा सा हमको लगा कि हाँ भाई रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, कुछ में कंडीशंस भी हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है, और ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं। तो बहुत सारे हमने रिएक्शंस देखे। नॉन मेटल्स में रिएक्शंस थोड़े से कम हैं, नॉन मेटल्स में उतने ज़्यादा रिएक्शन नहीं आएंगे। और आप ये देखिएगा कैटेगरीज वही होंगी, जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहला रिएक्शन देखा था कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पर भी वही देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। Chemical properties of non-metals. Chemical properties of non-metals. तो पहला है reaction of non-metals with oxygen. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स का रिएक्शन। तो देखिएगा नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं जैसे हमने मेटल्स की बात करी थी, तो मेटल्स जो हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड ही बनाते थे, या फिर हमने ये कह दिया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ये होता है कि नॉन मेटल्स या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, दो तरीके के बनाएंगे। अब न्यूट्रल के केवल दो ही एग्जांपल हम देखेंगे, एक कार्बन वाला है और एक आपका हाइड्रोजन वाला है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, आप आ जाइए पेज नंबर 21 पर। द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। तो हमने ये देखा था कि बेसिक ऑक्साइड्स जो थे, जो हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स में देखा था मेटल्स की प्रॉपर्टीज में, तो जो बेसिक ऑक्साइड्स थे उनको बेसिक ऑक्साइड क्यों बोला जाता था कि वो पानी के अंदर घुलकर एल्कली बना देते थे, है ना। तो इस वजह से उनको हम बेसिक ऑक्साइड बोलते थे। यहाँ पर क्या है कि ये पानी में घुलेंगे और एसिड बना देंगे। तो आप ये देखो कि जैसे कार्बन की बात करें, तो कार्बन का अगर रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं वो मेटल्स के कंपैरिजन में आप देखेंगे बहुत कम मिलेंगे आपको नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो मैं पहला देख रहा हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि ये आपका एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड दोनों बनाते हैं। पहली चीज़ तो ये है। अब जरा एग्जांपल देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड का। तो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन करा दिया, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया। टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन क्या है, मोस्ट फेमस नॉन मेटल कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हम जानते हैं। अब क्या करा, मैंने ये कहा कि भाई ये एसिडिक ऑक्साइड है न्यूट्रल ऑक्साइड है, अभी पता चल जाएगा। अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है
तो क्या होगा, इसको पानी में घोल देंगे हम, पानी में इसका रिएक्शन करा देंगे पानी के साथ, और पानी में घुलकर फिर ये क्या करेगा, ये एक एसिड बना देगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं कहूँगा कि हाँ एसिडिक ऑक्साइड है। तो CO2 का रिएक्शन करा दिया H2O के साथ, तो ये क्या बन जाता है H2CO3। H2CO3 इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। H2CO3 इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो CO2 है ये क्या है, ये है एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया कार्बन का, तो ये पता चल गया ये कार्बोनिक एसिड। आप ये देखिए ना, जो एसिड है अपने सिलेबस में जो एसिड है वो क्या क्या है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H2CO3 हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा अगर वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH यानी कि एसिडिक एसिड हो गया, उसके अलावा कोई एसिड नहीं है। ठीक, तो मैंने देखा H2CO3 आ गया कार्बोनिक एसिड, ये भी वीक एसिड है, तो ये आ गया। तो मैंने कहा अच्छा फिर तो ये जो CO2 है ये एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। फिर मैंने सल्फर का रिएक्शन कराया O2 के साथ में, तो क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, और यहाँ से आपको समझ में आई गया एसिड कौन सा बनेगा। अब मैं SO2 को अगर वाटर में कंबाइन करा दूँ तो एसिड कौन सा बन जाना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना सल्फ्यूरिक नहीं सल्फ्यूरस बनेगा, H2SO3। इसको ये अभी तक आपने किसी रिएक्शन में या पूरी केमिस्ट्री में अभी तक आपने सल्फ्यूरस एसिड का नाम नहीं सुना होगा, तो यहाँ याद करिए सल्फ्यूरस एसिड, स्पेलिंग SULFUROUS सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, H2SO3 रेयर होता है ये एसिड, मतलब कम बनता है, कुछ रिएक्शंस में बनता है, उतना ही डेंजरस है जितना सल्फ्यूरिक है, थोड़ा सा बस उससे थोड़ा सा कम है बस। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखिए द नॉन मेटल ऑक्साइड्स like CO2 and SO2 turn blue litmus solution red, showing that they are acidic in nature. तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे कि CO2 हो गया, SO2 हो गया, वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि इससे भी समझ में आता है कि उनका जो है एसिडिक नेचर है। These acidic oxides are called acid anhydrides। अब याद रहे कि ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड तो इनका नाम है, इनका नाम एक और होता है, इनको हम इसको और इसको हम एसिड एनहाइड्राइड्स भी बोल देते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स भी बोल देते हैं इसको। अब देखिएगा, नाउ वी विल डिस्कस सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स व्हिच आर न्यूट्रल, दैट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो अब हम कुछ ऐसे ऑक्साइड्स की बात करते हैं जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना तो वो एसिडिक ऑक्साइड है ना ही वो बेसिक ऑक्साइड है। तो फिर से एग्जांपल उठाएंगे कार्बन का। तो कार्बन दो तरीके से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में। हाँ जी, तो अगला है कार्बन में। कार्बन बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन को आपने ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी लिमिटेड दे दी, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा कि कार्बन जो है वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता, पार्शियली बर्न होता है। और जब कार्बन का पार्शियल बर्निंग होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड न बनकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक नहीं होता, वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो देखिएगा यहाँ पर है C+O2। अब मैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स के दो एग्जाम्पल देखूंगा। तो ये क्या हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, बस यहाँ क्या आता है ना एकदम दिमाग में ये आता है कि अरे ये C+O2 करा था तो यहाँ पर भी CO2 बन गया था, तो यहाँ पर CO क्यों बना। तो आप इस रिएक्शन में कंडीशन लिखेंगे, O2 के नीचे लिखेंगे इनसफिशिएंट। O2 के नीचे आप यहाँ पर लिख देना इनसफिशिएंट, कि ज़्यादा O2 नहीं, कम आप O2 देंगे तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की अगर होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब क्या करेंगे, अब इसको ना बैलेंस कर दो,
ऑक्सीजन का इधर एक, इधर ऑक्सीजन के 2 बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, इधर कार्बन के आगे भी 2 लगाया। तो ये वाला जो ऑक्साइड होता है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इसी तरीके से दूसरा देखें हाइड्रोजन, एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल तो कार्बन का लिया, दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन का ले लेंगे। हाइड्रोजन की कैसी भी प्रॉपर्टी हो, कभी कैटायन बनाता है, कभी एनायन बनाता है, कभी शेयरिंग करने लगता है, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन हाइड्रोजन की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो अपना मेटालिक बिहेवियर शो कर दे। ठीक है ना, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो अपना मेटालिक बिहेवियर शो कर दे। पहली ही प्रॉपर्टी गैस है। अगर उसको हम स्टेट देखते हैं कि किस स्टेट में मिलता है तो हम ये बोलते हैं गैस है। तो गैस की स्टेट में जब वो मिलता है तो गैस तो वैसे भी मेटल नहीं होते, तो सारे के सारे वैसे भी नॉन मेटल है। कोई एक एग्जांपल बताओ या कोई एक ऐसा एक्सेप्शन बताओ जो गैस है लेकिन मेटल की कैटेगरी में आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में ही लिया जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपने देखिए कि नीचे ही लाई करता है, लिक्विड आता है ना मेटल की कैटेगरी में। मेटल की कैटेगरी में जो है ना सॉलिड्स आते हैं, एक ही लिक्विड आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ही है बस एक। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा है, बता दो क्या बन जाएगा, वाटर। और वाटर के बारे में तो कहने की भी जरूरत नहीं है कि वाटर तो हमें पता है कि ये न्यूट्रल ही होता है ना। तो वाटर इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। बैलेंसिंग कराएंगे तो इधर हाइड्रोजन का 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 कर दो, इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर 2 है, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा देंगे तो वो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन का बिगड़ गया बैलेंस, तो इधर 4 लगा। अच्छा सॉरी मुझे H2 लेना चाहिए था, तो 2 ही लगाएंगे। ओके सर वाटर का वो साइंटिफिक नाम हो तो होगा ना डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड केमिकल नेम हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है भाई वाटर का, ठीक है ना। सर डाइहाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड बस, डाई हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। उसके बाद देखिएगा जी सेकंड देखिएगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। हाइड्रोजन ऑक्साइड दे देना, भी कुछ बच रहा है क्या इसमें, देखने दे दो इसके लिए बहुत है। ठीक है, अब जरा देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, हमने हटवाया नहीं, वो आज भी उसी में आ रहा था। सर उसने कहा था कि ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पता नहीं, एक बार कर गया है तो दूसरे नंबर लगाओ, वो डिलीट करो, डिलीट करो दोबारा डालो, मैं कह दूंगा, आज ही बोल दूंगा मैं। इधर ही से आते हो ना गेट नंबर 1 से, है ना, बोल दूंगा। Non-metals do not react with water or steam to evolve hydrogen gas. This is because non-metals cannot give reaction of non-metals with water. Second category, reaction of non-metals with water. जैसे हमने metals वाला देखा था, reaction of metals with oxygen, फिर देखा था reaction of metals with water. तो water वाला देख रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या करेंगे कि water के साथ में क्या होता था, जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम की वैलेंसी होती थी 1+। अब बात करेंगे वाटर की, वाटर को हम क्या बोलते हैं, HOH। ये हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ हो गई और OH की वैलेंसी 1- हो गई। तो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, अब किसी नॉन मेटल को लेकर आओ, नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन, और इसका रिएक्शन करा दिया HOH के साथ में, यानी कि वाटर के साथ में। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन को मैं नॉन मेटल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनायन बनाता है, क्योंकि एनायन बनाता है ना। और ये हाइड्रोजन है ना, अजीब केस है ना हाइड्रोजन का। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में भी लाई करेगा, मेटल है नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में लाई करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब की मर्जी है, कभी 1+ बताने लगते हैं अपनी वैलेंसी, कभी 1- बताने लगते हैं, कभी कहते हैं मैं तो शेयर करूँगा, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हुए हैं तो मनमानी कर रहे हैं। तो क्या है, ये जो क्लोरीन है ये तो नॉन मेटल हो गया ना। नॉन मेटल किसी भी मेटल को डिस्प्लेस कैसे कर देगा, कर ही नहीं सकता। नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस कैसे कर देगा, मेटल को एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही तो एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ क्या H1+ की जगह 1- को कर लो, नहीं तो वो फिर वाटर बनाएगा ही नहीं, वो वाटर बनाएगा नहीं। जब वो वाटर बनाता है
तो तब वो अपनी वैलेंसी 1+ रखता है। तो हाइड्रोजन अपनी मर्जी चलाता है, हाइड्रोजन की वजह से ही आधे से ज़्यादा एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, ठीक है। और हाइड्रोजन के बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन को पढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो जैसे वो देखते हैं ना, कभी घर में पूजा वूजा हुई है, उसमें आपने देखा होगा ना, पंडित जी आकर ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जन्मपत्री भी वही बनाते हैं, तो उसमें वो बता देते हैं ना, नवग्रह बोलते हैं। नव का मतलब होता है 9, ग्रह का मतलब प्लैनेट्स, तो 9 प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनको वाकई में, जो नकली वाले हैं उनको तो छोड़ दो, जो कुछ भी बोल देते हैं, सर पर हाथ रख देते हैं, जा बच्चा हो गया तेरा, है ना, तो वो वाली कहानी नहीं। जो सचमुच में जिनको वाकई में एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, तो वो एस्ट्रोलॉजी जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी साइंस है। और जो आज की साइंस है, जैसे ज्योग्राफी हो गई, फिजिकल साइंस हो गई, जिसमें आप ये स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह पढ़ते हैं, है ना, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न साइंस की कैटेगरी में आती हैं। तो मॉडर्न साइंस ये कहती है कि प्लैनेट्स 8 ही, प्लूटो तो किसी ने बताया ही नहीं ना, तो प्लूटो गायब कर दिया ना, वो कहते हैं वो इतना दूर है, हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर हाइड्रोजन के बिना लाइफ पॉसिबल होती, तो मॉडर्न साइंस कब की हाइड्रोजन को गायब कर चुकी होती। पीरियोडिक टेबल में वहाँ ये पंगा अड़ाता है, ठीक है। हम किसी की भी प्रॉपर्टीज़ करने चले जाएं, वहाँ पर ये पंगा अड़ाता है, कहता है मैं तो मेटल में भी बैठूंगा जाकर, मैं तो नॉन मेटल में भी बैठूंगा, मैं तो शेयरिंग भी करूँगा, मैं तो डोनेट भी करूँगा, मैं तो एक्सेप्ट भी करूँगा, सारे काम करने हैं इसको। तो हर जगह जो है ये राहु केतु की तरफ पहुँच जाता है, बैठ जाता है। राहु केतु कौन है? ये भी एक स्टार्स होते हैं, कहते हैं ना तुम्हारा राहु केतु खराब चल रहा है, मुझे पता नहीं है डिटेल में। तो अब आप ये समझिए कि ये हर जगह पहुँच जाता है। तो अब क्या है कि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं। तो कहानी ये है कि जब कोई एक मेटल होगा तभी तो वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो ये तो मेटल है, ये तो नॉन मेटल है, तो ये इसको कैसे डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से आपके मज़े आ गए कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर होता ही नहीं है। तो बस आपको एक रीज़न याद रखना है, सर वो OH को हटाने नहीं हटाएगा ना, नॉन मेटल को इधर डिस्प्लेस नहीं करेगा। अब देखिए, अब देखो, अब क्या है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स। कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैटायन नहीं बना सकते वो, कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। तो वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस अलग स्प्लिट कर ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है नॉन मेटल्स के साथ, इसलिए सेकंड वाली कैटेगरी नॉन मेटल की गायब हुई। चलिए जी, अब थर्ड पर आ जाइए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ भी सेम कहानी। भाई हमने जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स करा था, तो क्या करा था, ये सोडियम है और ये HCl है। तो सोडियम की वैलेंसी 1+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव में डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस H2 गैस। अब प्रॉब्लम तो वही की वही है ना, कि कोई एक नॉन मेटल, मान लो मैं यहाँ पर क्लोरीन रख दूँ, वो हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर देगा, तो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आपके यहाँ पर भी मज़े आ गए, ये भी आपको नहीं करना। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, तो आपको बस एक लाइन याद रखनी है, नहीं करता है डिस्प्लेस तो क्यों नहीं करता है, बस इतना। तो देखो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स इफ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस are put into a test tube containing dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, then no hydrogen gas is evolved। ये तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। एक मिनट रुको, दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। एसिड से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं होगा, होगा ही नहीं। बोलो सर, अगर नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते तो सारे एसिड थोड़े बहुत तो डाइल्यूट होते ही हैं। अरे नहीं समझे, जो एसिड्स है ना, एसिड्स अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो वो किसी काम का नहीं है। एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिड तभी है जब उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो हर एक एसिड डाइल्यूट होता है, तो डाइल्यूट के साथ ही हमें रिएक्शन कराना है, कंसंट्रेटेड को तो हटा दो। तो फिर ये डाइल्यूट के साथ करता ही नहीं। हाँ, डाइल्यूट के साथ करता ही नहीं है, कंसंट्रेटेड के साथ तो करेगा ही नहीं। कंसंट्रेटेड के साथ तो कोई भी नहीं करेगा रिएक्शन, कंसंट्रेटेड तो ऐसे ही चुपचाप पड़ा हुआ है, आपने हाथ डाल दिया, कुछ भी नहीं होना। सर सीधे सीधे वाला किसी के साथ नहीं करता। हाँ, सीधे सीधे किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। सीधे सीधे किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा,
अगला है, तो आपको क्या करना है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ये आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइन याद रखनी है कि नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दूसरा, अगला जो आपका है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। भाई ये सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन याद रखना है नॉन मेटल्स का। क्या है देखिएगा, एक लाइन सुनिए, A more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution। ठीक है, एक more reactive non-metal एक less reactive non-metal को displace कर देता है। तो ये लाइन शायद पहली बार सुन रहे हो आप, केमिस्ट्री में पहली बार सुन रहे हैं आप। एक more reactive non-metal एक कम reactive non-metal को displace कर देता है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स ही पढ़ता आ रहा हूँ मैं तो शुरू से, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स तो करा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसका बस एक रिएक्शन आप कर लो, पूछा ये भी नहीं जाएगा लेकिन कर लीजिए एक रिएक्शन। ठीक, तो एक रिएक्शन एग्जांपल के तौर पर, ये लखबीर सिंह में दे रखा है, एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं दे रखा। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन में बस एक रिएक्शन याद रखते हैं, सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन वाला, सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस क्लोरीन। तो मैं ये जानता हूँ सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, ठीक है, ब्रोमीन की वैलेंसी होती है 1-। ठीक, 1- का मतलब एनायन है, एनायन मतलब नॉन मेटल है ब्रोमीन, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1- होती है। अब अगर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स हमारे सिलेबस में होता और हमने करा होता तो हम उसमें देखकर बता पाते कि भाई क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो वो क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, खुद बैठ जाएगा वहाँ जाकर। तो NaCl यहाँ पर आ गया और इसने Br2 को रख कर दिया। दैट्स इट, एक रिएक्शन कर लेना। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से पूछा नहीं जाएगा। पर अगर प्रॉपर्टीज पूछ ली ना, अगर प्रॉपर्टीज पूछ ली कि आप कोई 2 या 3 प्रॉपर्टीज बताइए तो बता देना, यही प्रॉपर्टी बता देना जो कि इसमें आपके पास एग्जांपल के तौर पर एक ही रिएक्शन है बस, तो ये बता देना जरूर। ठीक, उसके बाद देखिएगा 5वां है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स है ये एक ही पेज में रह गया है, सिमट के रह गया है, और वहाँ जो मेटल्स वाला था हम पेज नंबर 22 पर है। तो शुरुआत के लगभग 17-18 पेज जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के थे, तो मेटल्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स व्हिच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कोवेलेंट क्लोराइड बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करेंगे, तो क्लोरीन का तो मुझे पता है ना कि क्लोरीन एनायन होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, एनायन होता है क्लोरीन। तो अगर मैं किसी भी नॉन मेटल के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराऊंगा तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा। तो एक के, दोनों के ही पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जब दोनों के पास कमी होती है तब शेयरिंग करी जाती है, तब शेयरिंग होती है, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसलिए उनको कोवेलेंट क्लोराइड बोल दिया। और एक के पास जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है, तो वो कहेगा अच्छा मैं अपने इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूँ, तेरे पास कम है तो ले ले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इसलिए मेटल्स के केस में मेटल्स के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तभी तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, भाई कैटायन तभी तो बनाएंगे वो, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में बनता है आयनिक क्लोराइड, यहाँ बनेगा कोवेलेंट क्लोराइड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अरे भाई यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें, सौम्या, वंश, खुशी, जैना, हंशुल। यस सर, यस ठीक है, यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं। ओके, कुछ पूछ रहे हैं? चलिए, अब ये बनाता है कोवेलेंट क्लोराइड। तो कैसे, देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन आ गया फिर से। अब कह रहा है कि मैं तो नॉन मेटल हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था मैं मेटल हूँ, है ना। अब कह रहा है कि मैं नॉन मेटल हूँ। चलिए ठीक है, मान लिया। तो रिएक्शन
of non-metals reaction of non-metals with chlorine, H2 plus Cl2. अरे कल आप लोगों का ट्यूशन का टाइम 1 बजे का रख दूं दोपहर का, है ना? 1 बजे तक तो सब सो के उठ जाएंगे संडे में। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम्हारी ठीक है? बड़ा ही मतलब लगा कर बैठे हो, स्टाइल है क्या ये? H2 प्लस Cl2, तो अब क्या होगा कि H जो है ना, H के जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन में दिखा सकता हूँ यहाँ पे। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 287, तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों के पास अब कमी है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो दोनों क्या करेंगे, वो शेयरिंग कर लेंगे। तो ये क्या बोलेगा कि भाई अब मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ शेयरिंग वाले अकाउंट में, और तुम एक अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दो, तो दोनों ने यहाँ पर रख दिया। ये इनका शेयरिंग वाला अकाउंट हो गया, और ये क्लोरीन का इधर वाले जो हैं 1 2 3 4 और 5 6, तो शेयरिंग वाला अकाउंट का ये होता है कि भाई वो अकाउंट हाइड्रोजन का भी है, वो क्लोरीन का भी है, तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, अब 2 हो गए, हाइड्रोजन सेटिस्फाई। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 हो गए, क्लोरीन भी सेटिस्फाई। तो इस तरह से बनता है कोवैलेंट क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर एक एटम, क्लोरीन के 2 एटम, इधर एक एटम, तो बस इधर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब जो अगला मैं करवा रहा हूँ, अगला है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस लीजिए, तो P4 प्लस Cl2, P4 प्लस Cl2, तो फॉस्फोरस जो है ना, जैसे हम ये बोलते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हमने बात करी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को हम बोलते हैं डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम बोलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन भी डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये जो फॉस्फोरस है, ये भाई साहब टेट्रा एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके 4 एटम भी अपने साथ लेकर चलेगा। अगर रिएक्शन में अकेला P लिखा हुआ है तो वो गलत है, P के साथ में 4 आता है हमेशा, ठीक है। अब देखिएगा P4 प्लस Cl2, तो PCl3, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। अब फॉस्फोरस जो है इसका 15 हो गया ना एटॉमिक नंबर, और जब 15 हो गया तो क्या करेंगे, 2 8 और 5, 2 8 और 5, तो 2 8 5, 5 का मतलब क्या है कि ये आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बाहर से, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 माइनस, है ना, 3 माइनस। तो 3 माइनस से मुझे ये समझ में आता है कि भाई जो हमारा फॉस्फोरस है वो एक नॉन मेटल है, ठीक है, एनायन बना रहा है ना, नॉन मेटल। अब क्या करेंगे, फॉस्फोरस का जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 दिखा दो, 1 2 3 4 5, इस तरह से दिखा दो। फिर हमने कहा ऐसे दिखाइए, 1 2 3 4 5, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6, और 7वां क्लोरीन ने अपना यहाँ शेयरिंग में डाल दिया। एक और क्लोरीन आ गया, 1 2 3 4 5 6, और 7वां इसने यहाँ शेयरिंग में डाल दिया। एक क्लोरीन और आ गया,
1 2 3 4 5 6 और सातवां डाल दिया शेयरिंग में। अब इस फास्फोरस को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फास्फोरस सेटिस्फाई, ये क्लोरीन भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। तो कितनी क्लोरीन की जरूरत पड़ी? 3 की, है ना। तो इस तरह से बन गया PCl3। अब बैलेंस कर लीजिए, इधर 3 है क्लोरीन का, इधर 2 है, तो 3 और 2 की बैलेंसिंग कैसे होती है? आप इधर 2 लगाओगे और 2 लगाने पर ये तो 3 2 6 हो जाएगा, इधर 3 लगाने पर ये भी 6 हो जाएगा। लेकिन फास्फोरस का तो मुझे 4 चाहिए नहीं। अब 4 बनाने के लिए तो इधर 4 लगाना पड़ेगा, और 4 लगाएंगे 3 4 जा तो इधर 2 6 12 हो गया बैलेंस। सर ये बॉन्ड ही तो होता है जब यूएसएस बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट हमारे मेटल और मेटल में है नहीं ना शायद। कोवेलेंट बॉन्डिंग डायरेक्टली नहीं है उसमें सिलेबस में, आयनिक है सर, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज में है ना, तो ये बताइए। तो इधर है सम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 इज आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। ये चीज़ आपको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बता दोगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फास्फोरस जो है, फास्फोरस की एक वैलेंसी जो है ना, वो कभी कभी फास्फोरस 5 भी बताता है अपनी वैलेंसी। तो वो फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तक तो मतलब ट्राई वैलेंट से ही काम चल जाएगा कि 3 है उसकी वैलेंसी। Non-metals form covalent chlorides because they cannot give electrons to chlorine atoms to form chloride ions। वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही करते हैं, तो इस वजह से वो कोवेलेंट क्लोराइड ही बनाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद में रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, एक ये बचता है, बस ये लास्ट ये बचता है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो इसमें आप ये देखो 2 एग्जाम्पल है बस। सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2S बनाता है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। केवल ये 2 रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज बस इतनी ही है नॉन मेटल्स की, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, क्वेश्चंस देखने के बाद में फिर आयनिक बॉन्ड देख लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही कर लीजिए, और कल के लिए कल के लिए आप लोगों का टाइम 1 बजे का रख लेते हैं, है ना, और दूसरे बैच का फिर 2 बजे का रख लेंगे, 1 से 2 2 से 3। अगर किसी को दोनों भी अटेंड करना है तो दोनों अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स होगा साइंस क्या सकल मार्क्स है। हाँ।